हेलो स्टूडेंट, दिस इज महेश नागर एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश फ्रॉम होम। अभी तक हम पोएम के बारे में पढ़ रहे थे कि पोएट्री के फॉर्मेशन क्या क्या होते हैं, इसके फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पोएट्री क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इसी सीरीज में हम आगे एक और पोएम के फॉर्म को समझेंगे, दैट इज कॉल्ड हाइकू। ठीक है, हाइकू के बारे में आपने बहुत सुना होगा, तो आज मैं बता देता हूँ कि हाइकू क्या होती है। ये एक तरह की पोएम ही होती है। इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ। तो इट्स ए जापानीज फॉर्म, इट्स ए जापानीज फॉर्म ऑफ पोएम। ये जापानीज फॉर्म है, यानी कि जापान में इस तरह की पोएम्स लिखी जाती थी। एक्चुअली इनकी एक स्पेशल बात यह है कि ये पोएम्स 3 लाइंस की होती है। केवल कितनी लाइंस की होती है? 3 लाइंस की होती है। और इनमें हर एक लाइन में एक फॉर्मेट चलता है 5-7-5। ये क्या है 5-7-5? क्या है? इनको हम बोलेंगे सिलेबल्स। इनको हम बोलेंगे सिलेबल्स, यानी कि फर्स्ट लाइन में 5 सिलेबल, सेकंड लाइन में 7 सिलेबल और फिफ्थ लाइन में अगेन 5 सिलेबल्स होते हैं। इन सिलेबल्स को हम मोराज भी कहते हैं। ठीक है, मोराज भी कहते हैं। और ये मोराज क्या होते हैं? ये मोराज होते हैं, मोराज की डेफिनेशन क्या है? मोराज आर द रिदमिक साउंड। मोराज क्या होता है? रिदमिक साउंड होते हैं। और ये रिदमिक साउंड जो है वो मिलकर, कहने का मतलब है कि ये 3 लाइन की जो हाइकू यानी कि पोयम होती है, इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं होती है। एक्चुअली में ये राइम स्कीम एक्चुअल में इन मोराज के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि जो सिलेबल्स होते हैं 5-7-5, इन 5 सिलेबल के आपस में ही कुछ राइमिंग रहती है जो कि रिदमिक लगती है पूरी पोयम में, बट एक्चुअल में और कोई राइम इनमें नहीं रहती है। दीज 3 लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये मत सोचिए कि 3 लाइन की ये क्या बात हुई, 3 लाइन की भी कोई पोयम होती है? ऑफकोर्स होती है। इनमें शॉर्ट फ्रेजेस यूज किए जाते हैं और ऐसे फ्रेजेस और ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाता है सो दैट इट कैन इवॉक स्ट्रॉन्ग इमोशंस फॉर द रीडर्स। रीडर के लिए या रीडर के दिल में, दिमाग में स्ट्रॉन्ग इमोशंस जगा दे। ये 3 लाइन की ऐसी पोएम्स होती है। जैसे कि आप शेर शायरी को जानते होंगे, ठीक है, गज़ल के जो पद होते हैं उनको जानते हैं, तो उनमें 2 लाइन की या 4 लाइन की जो पोएट्री होती है या शेर होता है वो गज़ब का होता है। इट कैन इवोक्स स्ट्रॉन्ग इमोशंस। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो है वो रीडर में जगा देते हैं। उसी तरह से ये हाइकू भी एक फॉर्म होता है, जापानीज फॉर्म है, जिसमें 3 लाइनें होती है, 5-7-5 सिलेबल्स जो है। फर्स्ट लाइन में 5 सिलेबल, सेकंड में 7 और थर्ड में भी 5 सिलेबल्स होते हैं। और इनको मोराज कहते हैं। और मोराज मीन्स ये रिदमिक साउंड। मोराज का मतलब होता है रिदमिक साउंड। और ये सिलेबल के हिसाब से डिवाइड रहती है। अब बात करते हैं एक अच्छे एग्जाम्पल की, जिससे कि आपको और बेटर समझ में आ जाए और किस कंट्री में कहां पर इसका आविष्कार हुआ। तो कहने का मतलब है कि जो इन्वेंशन हुआ था जापानीज इस फॉर्म का, तो जापान में 13th सेंचुरी में माना जाता है कि जो हाइकू है वो 13th सेंचुरी में पहली बार लिखी गई थी। लेकिन लाइक व्हाट अबाउट इंडिया एंड अदर कंट्रीज? तो डेफिनेटली हर कंट्री में हर अलग अलग लैंग्वेज में हाइकू जो है वो लिखी जाती है। ठीक है, ट्रांसलेशन भी किए गए हैं। तो उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्पेशली इंडिया के सर्कमफेरेंस में हम देख लेते हैं, इंडिया के उसमें देख लेते हैं कि इंडिया में कौन कौन से पोएट्स हुए हैं जिन्होंने ये। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं। What I thought to be flowers soaring to their buds were bright butterflies। यहां पर देखेंगे 1, 2, अगर सिलेबल की बात करें तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। वर्ड काउंट नहीं कर रहा हूं, सिलेबल काउंट कर रहा हूं। सिलेबल कैसे करते हैं? यहां पर वॉट एक साउंड आ रहा है, आई एक साउंड आ रहा है, थो एक साउंड आ रहा है, 2 में एक साउंड है और बी में एक साउंड है वॉवेल का, इसलिए ये 5 हो गए। यहां पर देखिए फ्लावर्स 1, 2, सोरिंग 1, 2 मींस 4 हो गए, 5, 6 एंड 7। तो यहां पर 7 सिलेबल्स है। यहां पर बात करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहां पे ब, ट, ली। ठीक है, तो यहां पर 1, 2 और 3 सिलेबल्स है, तो ये 3 सिलेबिक वर्ड हो गया, ये 1 सिलेबिक वर्ड हो गया और ये 1 सिलेबिक वर्ड हो गया। तो इस तरह से ये 5-5-7-5 इस फॉर्म में लिखा गया। अब राइमिंग कैसे बन रही है देखिए। आप अगर इसको रीड करते हैं तो आप एंजॉय करेंगे। What I thought to be flowers soaring to their buds were bright butterflies। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एलिट्रेशन भी आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर एंडिंग साउंड आ रहा है, जैसे कि फ्लावर्स, बर्ड्स, ठीक है, बटरफ्लाइज। यहाँ पर वॉट, थॉट, ठीक है, इस तरह से एक राइम बन रही है।
अब बात करते हैं कि हाइकू जो है फ्रांस में पॉल लुइस नाम के व्यक्ति ने अराउंड 1906 में इंट्रोड्यूस करी थी, फ्रांस यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज में। इंडिया की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जो कि 20th सेंचुरी नोबेल लॉरेट माने जाते हैं, यानी कि इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था गीतांजलि के लिए, आपको पता होगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ बंगाली में हाइकू को कंपोज किया था और कई सारी को ट्रांसलेट भी किया था। कहां से? जापानीज, जो जापानीज हाइकू थी उनको ट्रांसलेट किया था बंगाली में, ठीक है। उसके बाद एक झीनाबाई करके एक महिला हुई है, एक राइटर हुए जिन्होंने गुजराती में इसको कंपोज किया। इसके बाद अशीथा नाम की एक लेडी थी, उन्होंने मलयालम में जो है हाइकू लिखा है। एक पाकिस्तानी ओमर टैरिन एक पोएट है, वो भी माने जाते हैं कि इन्होंने भी हाइकू जो है वो अपनी लैंग्वेज में लिखा है या पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया है। इंडिया की खास बात बता देता हूं मैं, तो जापान से अच्छा संबंध है हमारे, और इसलिए ही या फिर लिटरेचर के फील्ड में भी हम अच्छी दोस्ती उनसे रखते हैं, इसलिए वर्ल्ड हाइकू फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया गया था फरवरी 2008 में बेंगलोर में। तो वहां पर ना केवल इंडिया के बल्कि जो बाहर के जैसे जापानीज पोएट्स है या हम बात करें कि इंग्लैंड के पोएट्स है, उनको यहाँ पर उनके हाइकूज जो है, उनके जो पोएम्स है उनको मंगवाई गई थी और उनके ऊपर ये फेस्टिवल है और कुछ अवार्ड वगैरह भी छोटा मोटा दिया गया होगा डेफिनेटली। बट ये एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था वर्ल्ड हाइकू फेस्टिवल, जो कि इंडिया में हुआ था। किसके ऊपर? हाइकू के ऊपर, जो एक्चुअल में कहाँ की फॉर्म है? जापानीज फॉर्म है पोएम की, लेकिन इंडिया में इसका सेलिब्रेशन हुआ। तो दैट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर लिटरेचर स्टूडेंट्स। तो ये आप याद रखिएगा, कुछ खास बातें 2008 याद रखना है, ठीक है। 20th सेंचुरी में रविंद्रनाथ टैगोर ने इंट्रोड्यूस किए, उसी के सिमिलर या कंटेम्प्रोरी जो है वो झीनाबाई और असीथा रही है। ओमर तरीन जो है उन्होंने पाकिस्तान में इसको इंट्रोड्यूस किया है और 1906 के अराउंड ये फ्रांस में भी जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज में भी फ्रांस में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अगली जो हमारी पोएम रहेगी जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि उसका टाइप क्या है, वो रहेगी एलेगी, ठीक है। एलेगी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस तरह से सोनेट है, हाइकू है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद जो है वो लेटर ऑन हम कुछ लेस इंपॉर्टेंट फॉर्म्स को हम डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद हमें ये भी जानना है कि मीटर और फीट क्या होती है, क्या स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स रहते हैं, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। उसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट पोएट्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के, वो भी अलग अलग जो युग में अलग अलग टाइम में हुए हैं, जैसे कि रेनेसां पीरियड में हुआ है, चाउसर पीरियड में हुआ है, ठीक है। इन सब पीरियड्स के हिसाब से हम उसको डिस्कस करेंगे। एंड ईच एंड एवरी वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ़ यू आर स्टडिंग अबाउट लिटरेचर and if you are going to prepare for any competitive examination in English literature, so they will be beneficial to you. So just subscribe my channel so that you can get updates on time and you can enhance your knowledge, you can increase your knowledge. I mean to say you can increase your information about English literature. So wish you best of luck and thanks for watching this video.